नमस्कार, मैं भूप सिंह पूनिया और आप देख रहे हैं सारांश हिंदी क्लासेज। आज मैं व्यवस्थित रूप से क्रम से हिंदी व्याकरण की शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदी एक सब्जेक्ट होता है। पढ़ते समय जब क्लासों में पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट के साथ साथ हिंदी भाषा भी है। ठीक है, तो भाषा है तो पहले इसी पर चर्चा करते हैं। भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा लिखो। 12वीं क्लास में बोर्ड में 1-2 प्रश्न आते हैं भाषा की परिभाषा से संबंधित। भाषा क्या है उसे परिभाषित कीजिए, भाषा और बोली में अंतर बताइए, इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो साथ में 12वीं के बच्चे भी इसे देख सकते हैं, छोटे बच्चे भी देख सकते हैं। मैं क्या है कि वीडियो बनाते समय 2-3 बातें दिमाग में रखता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि मैं कंपटीशन वालों के लिए भी बनाऊँ, और मैं ये सोचता हूँ कि मैं प्रारंभिक बातें बताते हुए बच्चे को सारी बातें सिखाऊँ, बताऊँ। तो मेरे वीडियो 4th, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, BA, MA और कंपटीशन वाले बच्चे भी देख सकते हैं। सबको साथ लेकर चलता हूँ तो थोड़ा सा मुझे प्रारंभ से छोटी छोटी बातें बताते हुए आगे बढ़ना होता है, और अंत तक पहुँचते पहुँचते मैं उसी बात को, उसी टॉपिक को कंपटीशन लेवल के प्रश्नों तक पहुँचा देता हूँ। तो धैर्य के साथ देखें, जितना मुझे आता है उतना मैं सिखाने का प्रयास करूँगा। तो भाषा के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा। अगर ये बात मैं छोटे बच्चों को बताऊं, 3री, 4थी, 5वीं बच्चों को, तो भाषा वो है जो अभी मैं बोल रहा हूं, जो आप सुन पा रहे हैं। ये छोटे बच्चों के समझने की बातें हैं। ठीक है, जो हम बोलते हैं वही भाषा है। समझ आई बात? थोड़ा सा बड़े पैमाने पर चलते हैं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में। तो भाषा विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम है। ठीक है, मतलब आदमी के मन में 100 तरह के विचार आते हैं, 100 तरह की भावनाएं होती है, और व्यक्ति के मन में वस्तुओं के बारे में अपनी खुद की अवधारणाएं होती है। वो अपने भाव, अपने विचार, किसी वस्तु के बारे में अपनी अवधारणा, इनको व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेता है वो भाषा है। यानी शॉर्ट में बात करें तो भाषा विचारों की वाहिका होती है। वाहिका समझ गए? वाहन, वाहन क्या होता है? जो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है वो वाहन होता है ना। जैसे कोई सामान है वो ट्रक में भेजेंगे दूसरे स्थान पर, तो ट्रक क्या है? वाहन हो गया ना, सामान ले जाने के लिए। तो हमारे मन में जो विचार है, जो दिमाग में विचार आते हैं, जो बातें मन में है, वो दूसरों तक पहुंचानी है। तो उसके लिए वाहन की जगह वाहिका शब्द का यूज कर लिया, क्योंकि भाषा स्त्रीलिंग शब्द है। तो भाषा विचारों का वाहन है, वाहन नहीं वाहिका है, क्योंकि भाषा स्त्रीलिंग शब्द है, तो वाहिका का प्रयोग कर लिया। तो शॉर्टकट में सुने, भाषा विचारों की वाहिका है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा विस्तार दूंगा मैं। विचारों का आदान प्रदान तो किसी भी रूप में हम कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे प्यास लगी है, मेरे मन में विचार आया कि इस बच्चे से पानी मंगवाया जाए, तो मैं यूं भी मंगवा सकता हूं। अगर मुझे किसी चीज़ को काटने के लिए कैंची चाहिए, तो मैं यूं करके मंगवा सकता हूं। तो मतलब हम विचारों को दूसरों तक पहुंचाने में कामयाब तो हो गए, लेकिन भाषा विज्ञान एक ग्रंथ है जो इस सांकेतिक भाषा को भाषा नहीं मानता। तो भाषा विज्ञान क्या कहता है कि सांकेतिक नहीं होनी चाहिए, उसमें ध्वनि होनी चाहिए। भाषा ध्वन्यात्मक भी होती है। ठीक है ना, तो ध्वनि ला देंगे। ठीक है, देखो एक बार, अगर हम अपने घर से बाइक निकालना चाहते हैं बाहर सड़क पर बाजार जाने के लिए, और हमारे दरवाजे के पास ही कोई बैल वगैरह बैठा है या कोई गाय बैठी है, हम चाहते हैं कि वो हटे और हम बाइक बाहर निकाल लें। उसमें हमारे मन में ये विचार आता है कि ये हटे और मैं बाहर निकालूं। तो हम क्या करते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो हमारे मन में जो विचार था
वो उस गाय तक पहुंच गया। उसे भी पता लग गया कि मुझे अब खड़ा होना है, ये बाइक निकालेगा और बाज़ार जाएगा या बाज़ार नहीं जाएगा उसको इतना पता नहीं है, लेकिन उसे इतना कन्फर्म हो गया कि ये मुझे खड़ा करना चाहता है। और वो गाय जो है वो खड़ी हो जाती है। कैसे हुई वो गाय खड़ी? उस तक हमारे विचार या हमारी जो बात है वो पहुंच गई। किसके माध्यम से? इसके माध्यम से। तो ठीक है, इस बार ध्वनि आ गई। पहले तो ये सांकेतिक थी, कैंची लाने के लिए या पानी लाने के लिए सांकेतिक बात थी, लेकिन भाषा विज्ञान कहता है कि सांकेतिक नहीं, भाषा ध्वन्यात्मक में होनी चाहिए। तो ध्वन्यात्मक जो भाषा है वो हमने प्रयोग कर ली, लेकिन अब भी इसे भाषा विज्ञान भाषा नहीं मानता। उसका क्या कहना है? वो कहता है कि ध्वन्यात्मक तो होनी चाहिए, लेकिन वो लिपिबद्ध भी होनी चाहिए। लिपिबद्ध का मतलब होता है उसे लिखा जाना चाहिए। भाषा लिखित भी होती है, दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। इसको लिख नहीं सकते, लिपिबद्ध नहीं कर सकते, कैसे करें? तो कहने का मतलब ये है कि ये भी भाषा नहीं है। तुलसीदास ने तो पक्षियों की बोली को भी भाषा कह दिया, लेकिन भाषा विज्ञान जो है वो पशु पक्षियों की बोली को भी भाषा नहीं मानता। क्यों? क्योंकि भाषा एक अभिव्यक्त वर्णनात्मक होती है और वो विश्लेषणीय होनी चाहिए। लेकिन वो तो किसी प्रसंग में आ गया, तुलसीदास जी वहाँ भाषा को डिफाइन नहीं कर रहे थे, भाषा को परिभाषित नहीं कर रहे थे। हाँ, जो पशु पक्षी होते हैं वो अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए बोलते ज़रूर हैं, लेकिन पीड़ा ही एक भाषा का गुण नहीं होता। पीड़ा व्यक्त करना ही, अपने विचार जो हैं वो विविध प्रकार के, चूँकि पशु पक्षियों के ज़्यादा विचार नहीं होते, हाँ पीड़ा ही व्यक्त करते हैं वो, भावनाएं विचार ये ज़्यादा नहीं होते मनुष्यों की तरह, लेकिन भाषा मनुष्यों तक सीमित होती है। तो फिर पशु पक्षियों की हम या तो आवाज़ कह देंगे या बोली कह देंगे, भाषा नहीं कहेंगे। ठीक है, जैसे कोयल की बोली मधुर होती है, यूँ नहीं कहेंगे कोयल की भाषा मधुर होती है, ठीक है ना, बोली कह देंगे या आवाज़ कह देंगे। तो बोली और आवाज़ अलग चीज़ है, भाषा अलग चीज़ है। तो इस पूरे विश्लेषण में मैं ये कहना चाहता हूँ, भाषा को ढंग से परिभाषित करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये बातें बताई है। क्योंकि एक बच्चा जो बोर्ड की परीक्षा दे रहा है, अगर उसे लिखना है भाषा किसे कहते हैं, तो अगर वो लिख देता है कि विचारों के आदान प्रदान करने के माध्यम को भाषा कहते हैं, तो उसे भी 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर प्रश्न 2 नंबर का है और 1 का है तो 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन जो थोड़ा व्यवस्थित लिखेगा उसको भी नंबर तो 2 ही मिलने हैं, लेकिन जांच करता समझेगा कि ये बच्चा अन्य बच्चों से थोड़ा हटकर है, इसने कुछ ढंग से लिखा है, मतलब इसे नॉलेज है, तो वो आपको होशियार बच्चा मानता है, तो आपकी कॉपी दूसरे व्यू से चेक करता है, वो होशियार मान करके, इंटेलिजेंट। तो कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर इतने से काम चल रहा है ना, भाषा विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम है। अरे इतने से काम तो चल रहा है, लेकिन थोड़ा ढंग से लिखो ना। तो विभिन्न लेखकों ने भाषा की परिभाषा विभिन्न प्रकार से दी है। 1-2 परिभाषा मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि भाषा की परिभाषा हम कैसे लिखें। क्योंकि इतना सा लिख देंगे विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा है, तो फिर विचारों का आदान प्रदान तो संकेतों से भी हो सकता है, लेकिन उसको भाषा विज्ञान भाषा नहीं मानता। ध्वन्यात्मक बात करें तो इससे भी तो विचार प्रकट हो रहे हैं, तो फिर ये चीज़ें और शामिल करनी पड़ेगी, जिससे भाषा की सटीक परिभाषा बन जाएगी। तो भाषा में सटीकता लाने के लिए एक तो भाषा जो है वो विचारों की वाहिका होती है, तो मुख्य गुण है ही है, ठीक है ना। इसके अलावा भाषा ध्वन्यात्मक भी होनी चाहिए, और इसके अलावा भाषा लिपिबद्ध भी होनी चाहिए, और इसके अलावा भाषा विश्लेषणीय होनी चाहिए। ये 3-4 बातें और जोड़नी है, तब भाषा की सटीक परिभाषा बन जाती है। तो पहले 1-2 परिभाषा देखते हैं, फिर अपनी वाली परिभाषा लिखेंगे। भाषा जो है वो भाष यानी वाणी को व्यक्त करना, भाष धातु से बनी है, विचारों की वाहिका होती है। मूल गुण तो भाषा का यही है, विचारों की वाहिका, ठीक है। अब देखें, भोलानाथ तिवारी ने जो परिभाषा लिखी है वो ये है, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित अध्ययन विश्लेषणीय यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिससे समाज के मानव एक दूसरे से अपने विचारों या यहाँ भावों का लिखना छूट गया था, आदान प्रदान करते हैं। तो ये परिभाषा हो गई। अब आपको ये रटनी नहीं है, थोड़ा सा मैं इसको सरल करता हूँ ताकि ये थोड़ी याद रह जाए।
इनके शब्दों का अर्थ बताता हूँ। ये क्यों बता रहा हूँ, देखो कई बार क्या है, जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं, पेपर में आता है कोई परिभाषा देकर कि यह परिभाषा किसकी है, तो भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, दो विकल्प और दे देगा, 4 में से एक छांटना होगा। तो थोड़ा गौर करें कि भोलानाथ तिवारी ने जो परिभाषा दी है तो उनके शब्दों को पकड़ने का थोड़ा प्रयास करें। उच्चारण अवयवों, यादृच्छिक ध्वनि संकेत, विश्लेषण, अध्ययन विश्लेषणीय, तो ये 1-2 शब्द बार बार देख लेते हैं ना 2-3 बार, तो पता लग जाएगा कि इस तरह के शब्द भोलानाथ तिवारी वाली परिभाषा है ये, ठीक है। और अगर यूँ आए कि मनुष्य और मनुष्य के बीच, तो 1-2 शब्द पकड़ लिया करो, फिर वो याद रह जाते हैं। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यापार है उसे भाषा कहते हैं। तो मनुष्य और मनुष्य व्यापार होता है, ये 1-2 शब्द अलग हैं इनकी बजाय, तो फिर ये परिभाषा श्याम सुंदर दास की है। तो इस तरह से आप थोड़ा दिमाग में याद रख सकते हैं, 2-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी। फर्स्ट ग्रेड में इस प्रकार की परिभाषा दे देते हैं, 4 ऑप्शन में पूछते हैं कि किसकी है, तो थोड़ा गौर कर लें। पहले सी के शब्दों को दिखा रहा हूं मैं। उच्चारण अवयवों, उच्चारण करने के अवयव, उच्चारण के अवयव, भाषा उच्चरित होती है, उच्चरित मतलब बोलना, भाषा मुंह से निकलेगी ना तो ही तो वो अपना स्वरूप दिखाएगी। फिर जो उच्चरित हो रही है उसको लिपिबद्ध भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं ना। तो उच्चारण अवयव क्या क्या है, होठों से, कंठ से, तालु से, इनसे वो उच्चरित होती है। तो ये अभी बताऊंगा, जब वर्ण करेंगे तो कौन सा वर्ण कहाँ से निकल रहा है उसका वैसे ही नाम होता है, ओष्ठ्य वर्ण, कंठ्य वर्ण, है ना। तो उच्चारण अवयवों से जो उच्चरित होती है यानी बोली जाती है। और अध्ययन विश्लेषणीय यानी भाषा का विश्लेषण भी किया जा सकता है, भाषा के तत्व क्या क्या है, भाषा के गुण क्या है, जो वर्ण है उनका किस प्रकार विभाजन करें। तो विश्लेषणीय होती है भाषा हमेशा ही, इसका अध्ययन किया जा सकता है। भाषा के लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है, विभक्तियाँ क्या है, ये सारी बातें, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ठीक है। तो ये सारी बातों का विश्लेषण होना चाहिए। तो अध्ययन विश्लेषणीय होती है भाषा, ठीक है। यादृच्छिक ध्वनि संकेत, यादृच्छिक होता है ऐच्छिक या स्वतंत्र, ऐसे अर्थ होते हैं यादृच्छिक के। तो भाषा स्वतंत्र होती है और ऐच्छिक भी होती है, ठीक है। ध्वनि संकेत, ध्वनि तो मैंने कहा ना भाषा बोलने के काम आती है, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो आप तक पहुँच रहा है वो तो है ध्वनि। और फिर उसको लिखेंगे तो वो लिखेंगे तो क्या है, उसके प्रतीक आएंगे, प्रतीक मतलब संकेत। तो ध्वनि प्रतीक थोड़ा सा बता दूं, क ये ध्वनि थी जो आपके कान में आई और ये इसका संकेत है, ठीक है। प ये ध्वनि थी जो आपके कान में आई और ये इसका संकेत है, ठीक है। ह ये ध्वनि थी और ये इसका संकेत है। तो कहने का मतलब ये है कि ध्वनि के जो संकेत होते हैं, एक एक शब्द को देख लें आप। ध्वनि संकेतों की वह व्यवस्था जिससे समाज के मानव एक दूसरे से अपने विचारों या भावों का आदान प्रदान करते हैं, भाषा कहलाती है। ये भोलानाथ तिवारी की परिभाषा है भाषा के संबंध में, ठीक है। एक और देखें, पतंजलि ने महाभाष्य में व्यक्त वर्णनात्मक वाणी को ही भाषा कहते हैं। जो वर्ण के रूप में लिखी जा सके उस वाणी को ही भाषा कहा गया है, पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा है, ठीक है। ये इनका ग्रंथ है। यहाँ थोड़ा सा गौर करें, ये बिंदु यहाँ आएगी, कई बार बच्चे क्या करते हैं यहाँ लगाते हैं, तो ये होता है पंतजलि, पंतजलि नहीं होता पतंजलि होता है, ठीक है। तो ये अनुस्वार यहाँ आएगा। एक और देखें, विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है। वो प्लेटो की परिभाषा ही है, क्या लिख रहे हैं कि विचार और भाषा में थोड़ा ही फर्क है। विचार हमारे मन में आते हैं और वही हम व्यक्त करते हैं तो भाषा हो जाती है। प्लेटो की बात है, ये लिखते हैं कि विचारों में और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। विचार मन में चलते रहते हैं और भाषा मुंह से उच्चरित हो जाती है। तो क्या लिख रहा है, विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। विचार आत्मा की मूक, मतलब जिसमें आवाज़ नहीं हो, मूक वैसे गूंगे को बोलते हैं, गूंगा मतलब जिसकी आवाज़ नहीं हो। तो आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक, उसमें ध्वनि नहीं होती विचारों में, वो दिमाग में चलते रहते हैं, तो अध्वन्यात्मक, ध्वनि नहीं है उसमें, अध्वन्यात्मक बातचीत है। जब ध्वन्यात्मक होकर के ये होठों पर प्रकट होती है तो ये भाषा बन जाती है या इसे भाषा कहते हैं, ऐसा प्लेटो ने लिखा है। तो बहुत सारे विद्वानों ने भाषा की परिभाषा अपने अपने अंदाज में दी है, पर इसकी जो मूल बात है वो सब में एक है, सिर्फ शब्दों का ही हेर फेर है, पर मूल बात एक है
उसमें सारी बातें आप जोड़ लीजिए, एक व्यवस्थित परिभाषा बन जाएगी। तो मूल बात क्या क्या है जो हमारी परिभाषा में झलकनी चाहिए। अगर आपको कोई कहे भाषा की परिभाषा लिखिए तो सारी बातें जोड़कर लिखो। तो उसमें एक तो ये है कि भाषा जो है वो ध्वन्यात्मक होती है, भाषा विश्लेषणीय होती है, भाषा ऐच्छिक भी होती है, भाषा लिपिबद्ध भी होती है। ठीक है, तो ये सारी बातें लिख करके और फिर जो भाषा की परिभाषा बनती है वो सटीक बनती है। अगर भाषा के बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है, भाषा की विशेषताएं क्या है, भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या है, भाषा और बोली में अंतर क्या है, भाषावी भाषा उपभाषा, हिंदी भाषा परिवार की क्या क्या विशेषताएं हैं, हिंदी भाषा परिवार में कौन कौन सी बोलियाँ उपबोलियाँ आ जाती है, ये सारा फर्स्ट ग्रेड का मैटर है, सेकेंड ग्रेड का मैटर है। तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा, तो वो आप चाहें तो बाद में देख लेना। पहले मैं इसको व्याकरण की दिशा में मोड़ना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। कोई भी भाषा हो, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उसकी सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ठीक है, चूंकि भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक, तो फिर ध्वनि भी हम यहाँ लिख सकते हैं। अब अगर बच्चे पूछने चाहें कि वर्ण और ध्वनि क्या है, इनमें क्या फ़र्क है, क्या दोनों एक ही है? हाँ, मोटे तौर पर दोनों एक ही है, ध्वनि और वर्ण। क्योंकि भाषा उच्चरित होती है तो वो ध्वनि रूप में बाहर दूसरों तक पहुंचती है, तो वो ध्वनि है, और उसी ध्वनि का जो लिखित रूप है यानी उसका प्रतीक है वो वर्ण कहलाता है। जैसे प ये ध्वनि थी और ये वर्ण है, ट ये ध्वनि थी जो आपके कान में आई और ये वर्ण है। ठीक है, ल ये ध्वनि थी और ये वर्ण है, ह ये ध्वनि थी और ये वर्ण है। कहने का मतलब है ध्वनि का ही लिखित रूप वर्ण कहलाता है। तो इस अर्थ में ध्वनि और वर्ण एक ही बात है। अब अगर बात करें ध्वनि और वर्ण में समानता क्या है, अंतर क्या है, क्या ये दोनों एक ही हैं, तो बहुत ही थोड़ा अंतर है, आंशिक अंतर है, वो थोड़ा बता देता हूँ। ध्वनि और वर्ण में वही अंतर है जो पानी और लहर में है। ध्वनि और वर्ण में वही समानता है जो पानी और लहर में है। जोहर देखा है आपका, तालाब देखा हुआ है, समुद्र, तो समुद्र के किनारे पर अगर हम खड़े हों या तालाब के किनारे पर खड़े हों और कोई हमें कहे कि लहरें दिख रही है क्या, तो हम कहेंगे हाँ दिखती है लहर। फिर कोई पीछे से चांटा लगाए कि लहर क्या पानी नहीं दिख रहा, तो दरअसल तो पानी ही दिख रहा होता है। ठीक है ना, जो लहर है वो पानी है। अब एक बच्चा बोला नहीं सर, लहर पानी के ऊपर होती है। अच्छा, ऊपर होती है तो चलो ऊपर ऊपर से निकाल लेते हैं, नीचे पानी बच जाएगा, लेकिन जो निकालते हैं वो भी तो पानी होता है। तो बच्चे ने कहा कि तो लहर और पानी एक ही बात है, वही लहर और वही पानी है, क्योंकि जो लहर हाथ में आएगी वो पानी तो आएगा ना ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि लहर और पानी एक जैसे ही है। इस बात को छोटे रूप में बोलूं तो यूं बोल सकता हूं कि लहर को पानी से अलग करके नहीं देख सकते, तो उसी प्रकार ध्वनि को वर्ण से अलग करके नहीं देख सकते। तो ये तो आ गई इसकी एकता की बात। अब है भिन्नता की बात। ये भिन्न कैसे है? तो देखो, एक बार मैंने कोई प्रश्न देखा था कि भारत में कितने वर्ण और कितनी ध्वनियां हैं? अब यहां सोचने वाली बात यह है कि वर्ण और ध्वनि एक ही होती तो ये प्रश्न ही नहीं बनता। तो थोड़ा अलग है ये। अलग कैसे है अभी बता रहा हूं। पहले तो इस वाक्य को सही करते हैं। ये वाक्य गलत लिखा हुआ है। भारत में कितने वर्ण और कितनी ध्वनियां हैं? तो भारत में कोई वर्ण और ध्वनि नहीं है। भारत में कहाँ है ध्वनि और वर्ण, बताओ? भारत में कई राज्य हैं, तो राजस्थान में है, हरियाणा में है वर्ण और ध्वनि, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। तो ये वाक्य गलत है। भारत में कितने वर्ण और कितनी ध्वनियाँ हैं, ये गलत है। ये वाक्य ऐसे नहीं है। यहाँ यूँ करेंगे तब ये वाक्य सही हो जाएगा।
मतलब वो भारत इंडिया की बात नहीं कर रहा, अपने देश की बात नहीं कर रहा, वो इस शब्द की बात कर रहा है कि इस शब्द में कितने वर्ण और कितनी ध्वनियाँ हैं। अगर ये हटा देंगे तो इसका अर्थ होगा कि वो भारत में पूछ रहा है कितने वर्ण और कितनी ध्वनियाँ हैं। भारत में वर्ण और ध्वनियाँ थोड़ी होती है, भारत में है क्या, कहाँ है बताओ, कौन से प्रांत में है। तो कहने का मतलब वो भारत में इंडिया में नहीं पूछ रहा, वो इस शब्द में पूछ रहा है, इसलिए इसको इन्वर्टेड कोमा में उद्धरण चिन्ह में लेंगे। अब ये वाक्य सही हो जाएगा। तो चलो ये तो अलग बात थी। अब देखो भारत में ध्वनियाँ तो है 3, भ र त, 3 ध्वनियाँ हैं, और वर्ण जो है वो 6 है। भय आधा प्लस में आ, फिर रे आधा प्लस में ए। अगर रे में ए नहीं होता, रे आधा होता तो ऊपर होता, ठीक है। जैसे गर्म, इसमें रे आधा है तब ऊपर जाता है रे, ठीक है। तो इसके साथ ए है, और ते आधा प्लस में ए, इसके साथ ए है। अगर भारतीय होता तो यहाँ ई हो जाता, ठीक है ना। तो अब ये ए है, और अगर सत्य यूं है तो अब तय के साथ ए नहीं है, इसके साथ ए है। तो कहने का मतलब है इसमें 1 2 3 4 5 6 वर्ण हैं और ध्वनियाँ 3 है। तो ध्वनि और वर्ण एक होकर भी अलग है ना। इस पर और चर्चा करेंगे आगे की वीडियो में। तो कहने का मतलब यह है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अगर अपने लिखित भाषा की बात करें तो, और मौखिक भाषा की बात करें तो ध्वनि है, और ध्वनि का ही लिखित रूप वर्ण कहलाता है। इसको शॉर्टकट में यूँ लिख सकते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है, इसी का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। अब ये छोटे छोटे कुछ एक प्रश्न है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो हमें पता ही है, हम जानते हैं। नंबर 1, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। भाषा की मूलभूत इकाई क्या है? वाक्य। हिंदी में कितने वर्ण हैं? 44। वर्णों को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में, स्वर और व्यंजन। हिंदी में कुल स्वर कितने हैं? 11। हिंदी में कुल व्यंजन कितने हैं? 33। और टोटल वर्ण 44। अब एक एक को लेकर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वर के बारे में। तो 11 स्वर इस प्रकार हैं: ए, आ, ई, उ। अब यहाँ ए ऐ नहीं आएगा, पहले री ऋषि आता है। ए, फिर ऐ, फिर ओ, फिर औ। ये 11 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कई बच्चे क्या करते हैं, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, फिर आगे लिखते हैं छोटा ए बड़ा ए, छोटा ओ बड़ा ओ। ऐसा नहीं है, ये छोटे बड़े यहीं तक हैं, इन्हीं 2 में, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ। लेकिन ये छोटा ए बड़ा ए नहीं है, ये ए है, ये ऐ है, ठीक है। यानी ये ए, ये के, ये ऐ, तो ये कई, यानी जिसकी कोई मात्रा नहीं है वो एक मात्रा वाला ए, ठीक है। और एक मात्रा दिख रही है वो 2 मात्रा वाला कई, ये ऐ है, ये ए, ये ऐ। इसी प्रकार ये ओ, यानी ये को, तो ये औ, तो ये हो गया कऊ। समझ में आई बात? तो ये ए ऐ ओ औ, ना कि छोटा ए छोटा ओ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये 11 हो गई। अब आपने जो छोटा चौपनिया बोलते हैं, कायदा बोलते हैं ना, छोटी क्लास में होते हैं बच्चों के लिए, तो वहाँ इसमें अंग ए है, ये हम साथ ही रखते हैं इसके, लेकिन ये स्वर है नहीं, ठीक है। यहीं तक स्वरों की गिनती है, ये स्वर नहीं है तो फिर क्या है? तो इनके बारे में बहुत सारी बातें वीडियो में पहले बता चुका हूँ। ये अनुस्वार है, अनुस्वार, ठीक है। और ये विसर्ग है, ये जो देखते नहीं है, ये विसर्ग है, विसर्ग, ठीक है। तो ये अनुस्वार है, ये विसर्ग है, तो फिर स्वर तो नहीं है ना, तो इनकी स्वर में काउंटिंग नहीं होती, ये अलग चीज़ है। एक है बिंदु जिसको अनुस्वार कहते हैं, एक है चंद्र बिंदु जिसको अनुनासिक कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। हालांकि इनके बारे में बहुत सारी वीडियो में बना चुका हूँ, फिर भी ये छोटी छोटी बातें, ये छोटे छोटे वीडियो बना करके दोबारा बता दूंगा, ठीक है।
ये विसर्ग है, ये है की आवाज़ देता है की आवाज़, है की ध्वनि। जैसे ये हो गया अत, अब ये हो गया अत है, ठीक है ना। ये हो गया प्रात, ये हो गया प्रातः, प्रातः काल, ठीक है। वो सारी बातें हैं, लेकिन अपने अभी तो व्याकरण की तरफ चलते हैं। ये छोटी छोटी बातें छोटे छोटे वीडियो में बताऊंगा, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे वर्ण और ध्वनि तो मैंने बताई दी, ठीक है। एक शब्द और होता है अक्षर, तो इनमें क्या फ़र्क है, ठीक है। तो ये तो क्या है, ध्वनि भाषा की मूल इकाई होती है, और इसी का जो लिखित रूप है यानी प्रतीक है वो वर्ण कहलाता है, ठीक है। बताया मैंने अभी आपके, अ ये ध्वनि थी तो ये वर्ण है, ठीक है। प ये ध्वनि थी और ये वर्ण है, तो ध्वनि का ही लिखित रूप वर्ण है, यानी ध्वनि को वर्ण से अलग करके नहीं देख सकते, ठीक है। अभी बताया मैंने। जैसे भारत, ये जो शब्द है इसमें ध्वनियाँ तो 3 है, भारत, ठीक है, और वर्ण इसमें टुकड़े करेंगे तो फिर वो 6 हो जाएंगे। ये 6 जो यानी मूल जो इकाई है जिसके आगे खंड न कर सके उसी को वर्ण कहते हैं। समझ आई बात, वर्ण। अब रहेगी बात अक्षर, ये क्या है, तो देखो वर्ण तो ये हो गए, एक तो स्वर हो गए जो एक साथ बोल दिए जाते हैं, ए आ ई ये सारे ये वर्ण हो गए, ठीक है ना। और जो व्यंजन होते हैं क ख ग च छ ज, ये बिना स्वर के, जैसे क ख, इनको बोल नहीं सकते बिना स्वर के, ये हलंत है, हल लगा हुआ है इसके नीचे, तो ये सारे इस तरह के, ये सारे के सारे क्या है, वर्ण है। तो फिर अक्षर क्या हो गया, इनमें अगर ए आ ये जोड़ देंगे, इनकी अपनी एक ध्वनि आ जाएगी, ठीक है, तो फिर ये वर्ण कहलाएंगे। ध्वनि आ जाएगी तो फिर ये अक्षर कहलाएंगे, ठीक है। यानी यहां देख लो आप, ये वर्ण है, 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 अक्षर ये है, ये अक्षर है, और ये अक्षर है, ये अक्षर है। यानी वर्ण जो व्यंजन वाले हैं उनके साथ स्वर जुड़ जाते हैं तो वो अक्षर कहलाते हैं। यानी श्वास के एक ही आघात से उच्चारित होने वाली ध्वनि इकाई को अक्षर कहते हैं। और इस अर्थ में देखा जाए तो ये अक्षर हैं सारे के सारे, ठीक है। और ये भी अक्षर है क्योंकि ये एक ही ध्वनि इकाई या एक ही आघात से उच्चारित हो जाता है, स्त्री, ठीक है ना। तो ये भी अक्षर है, समझ गए। अक्षर और वर्ण में फ़र्क क्या है। इन्हीं अक्षरों में से अगर इनको अलग अलग कर देते हैं, ये श, ये तय आधा और रे और ये बड़ी ई, तो ये वर्ण हो गए, ये वर्ण है, समझ गए आप। तो वर्णों को 2 भागों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। तो आज मैं बात कर रहा हूँ पहले स्वर की, ठीक है। तो स्वर ये हो गए 11। अब इनको एक बार हटा दीजिए। स्वरों के कितने भाग हैं, तो 3 भागों में बांट सकते हैं। वो देखिए 3 भाग क्या है। एक है लघु स्वर, ठीक है, एक है दीर्घ स्वर, ठीक है, और मोटे तौर पे बांटे ना तो 2 ही भाग होते हैं, लघु और दीर्घ। तो लघु में तो ये आ गई ए, छोटी ई, छोटा ऊ और ई ऋषि, ये लघु में आ गए। क्या क्या, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये लघु स्वर है। और ये दीर्घ है, शेष सारे के सारे दीर्घ हैं। ये यानी आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, ये सारे के सारे दीर्घ स्वर हैं। फिर भी कुछ विद्वान इसके भी 2 भाग और करते हैं। तो फिर वर्णों को 3 भागों में इस प्रकार बांटते हैं, एक तो लघु स्वर, एक दीर्घ स्वर और तीसरा है संयुक्त स्वर। अब उसको संयुक्त क्यों कहते हैं, क्योंकि 2 अलग अलग स्वर जुड़ते हैं तब वो बनते हैं। जैसे ये इनको संयुक्त में ले लेंगे, ए, ऐ, ओ और औ, इनको संयुक्त में ले लेंगे। ये कैसे बने हैं, देखो
ये बना है ए या आ के साथ ई जुड़ता है तब, ठीक है ना, ई छोटी हो या बड़ी हो तो ये ए बना देते हैं। फिर ऐ, ए या आ के साथ ए और ऐ जुड़े तो वो ऐ में बदल जाता है, ये संधि में सीखेंगे। ऐसे ही ओ, ए या आ के साथ ऊ जुड़ता है, ऊ भले छोटा हो या बड़ा हो तो फिर वो ओ में बदलता है। इसी प्रकार औ, ए या आ के बाद ओ या औ जुड़े तो औ में बदलता है। तो ये अलग अलग स्वर जुड़ते हैं इसलिए इनको संयुक्त स्वर कह दिया, अलग अलग जुड़ने के कारण। और ये सेम जुड़ते हैं तो इनको दीर्घ कह दिया। ये सेम, ए के साथ ए या आ सेम ही जुड़ते हैं तो वो आ दीर्घ रूप में ले लेता है। तो ये ई, छोटी ई या बड़ी ई, तो ये सेम जुड़ते हैं ना, इसलिए इनको दीर्घ कह दिया। दीर्घ और संयुक्त में इतना ही फर्क है, दीर्घ में सेम जुड़ते हैं, ठीक है, और संयुक्त में अलग अलग जुड़ते हैं। तो दीर्घ को अपने यहीं तक ले लेते हैं और इन चारों को संयुक्त में ले लेते हैं। इस प्रकार बन गए ये, ठीक है। लघु स्वर ए, ई, उ, री, और दीर्घ स्वर में आ, ई और उ, और संयुक्त में ए, ऐ, ओ, औ। तो ये स्वरों का विभाजन हो गया। अब कल व्यंजनों का विभाजन बताएंगे और फिर उनका उच्चारण स्थल है वो याद करवाएंगे। तो जुड़े रहें, देखते रहें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।